गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कक्षकों की ऊर्जाओं का अभ्यास किया था। उसके बाद परमाणु में कक्षकों में भरना, उसके लिए पहला नियम देखा था आव-भाव का। अब हम लोग दूसरा नियम देख रहे हैं। पहले नियम आव-भाव में मैंने आप लोगों को ये चित्र समझाया था। अब हम लोग दूसरा नियम देख रहे हैं। आव-भाव के आगे आएगा पाउली। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, आव-भाव, पाउली, हुंड और महत्तम स्थायित्व का नियम, ये 4 नियम हैं। उसमें से पहला है आव-भाव, जो मैंने यहाँ तक चला दिया। दूसरा हम लोग देख रहे हैं पाउली। तो पाउली का नियम क्या है? तो ये जो है ना, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे वॉल्फगंग पाउली, उन्होंने ये नियम दिया था। और उनके सिद्धांत क्या है, ये बाहर से बंद कर दे बेटा। और उसका सिद्धांत क्या है कि भाई किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। उसका मतलब ये हुआ कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को विपरीत प्रचक्रण से भरा जाता है। तो हम लोग प्रत्येक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। देखो, हम लोगों ने पहला नियम ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों को सब पहले कम ऊर्जा वाली कक्षक में भरते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो पाउली ने ये कहा कि आप लोग प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और वो भी किस तरह से कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक दूसरे से कैसी होगी? विपरीत होगी। कैसे होगी? विपरीत होगी। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर S कक्षक है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो, S कक्षक जो होता है ना, उसके पास उपकोष की संख्या एक ही होती है। इसलिए हम लोग उसमें 1 इलेक्ट्रॉन सीधा, 1 इलेक्ट्रॉन विरुद्ध, अर्थात हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुल 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। ओके, हाँ। तो जैसे जैसे उपकोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों को जो है वो भर सकते हैं। चलो, S में उपकोष की संख्या होती है 1 ही। P में उपकोष की संख्या 2 होती है। P में उपकोष की संख्या 2 होती है। वो हमको कैसे पता चला? तो वो ऐसे पता चला, ये वाला। उपकोष की संख्या 3 होती है। वो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि भाई जब हम लोग L=1 लिखते हैं ना, P, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। चलो, मैंने निशान किया हुआ है। जब हम लोग P लिखते हैं तब L का मान कितना होता है? 0 तब हम लोग ml ज्ञात करते हैं। ml कैसे ज्ञात करते हैं? -L से +L। तो -1 से +1, तो -1 0 +1। तो कुल कितनी उपकोष होते हैं उसमें? P कक्षक में कुल उपकोष कितने होते हैं? 3। तो मैं 3 को लिख रहा हूँ। 1 2 3 उपकोष, ठीक है ना? अब प्रत्येक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 4 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोगों ने भरे? 6। उसी तरह से SPD, उसी तरह से डी में उपकोष की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम लोग यहाँ पे D लिखेंगे तो L कितना मिलेगा? 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 से +2। -2 से +2 का मतलब क्या हुआ? -2 -1 0 +1 +2। तो ये -2 से +2 हो गया। कुल कितने मिले? 5। तो इसके लिए उसके 5 उपकोष होते हैं। 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको सीधा ज्ञात करना है कि भाई
कोश में रहे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो सूत्र है 2n²। ठीक है ना, कितनी है भाई, उसके लिए ज्ञात करना हो तो 2n² यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई उसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलो ये हो गया हम लोगों ने पावली का। देखो पहला नियम क्या है, पहला अफबाउ का नियम ये है कि कम ऊर्जा वाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद ही अधिक ऊर्जा वाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को कितने भरने हैं, तो पावली ने कहा कोई भी प्रत्येक कक्षक में रहे उपकोष के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 1 2, लेकिन वो भी कैसा, एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरा नियम चलते हैं। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है ना, ये नियम समभ्रंश कक्षकों के लिए है। अर्थात ये जो हुंड का नियम है ना, वो एस कक्षकों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एस कक्षक के पास उपकोष एक ही होता है। ठीक है ना, उसके पास समान ऊर्जा वाले उपकोष होते नहीं हैं। लेकिन पी जिसके पास समान ऊर्जा वाले 3 उपकोष होते हैं, डी जिसके पास समान ऊर्जा वाले 5 उपकोष होते हैं, एफ जिसके पास समान ऊर्जा वाले 1 2 3 4 5 6 7 उपकोष होते हैं, उनके लिए ये हुंड का नियम जो है वो लागू होता है। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? तो हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम ये सिर्फ और सिर्फ समभ्रंश कक्षक के जिसके ऊर्जा जो है समान होती है ऐसी कक्षकों के लिए, अर्थात पी डी और एफ कक्षकों के लिए ही लागू होता है। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। उसका मतलब ये हुआ कि इसको उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि जैसे कि पी कक्षक है, उसके पास 3 उपकोष हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब तक ये सारी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते उससे पहले हम लोग युग्मन नहीं कर सकते। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही युग्मन होगा, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम लोग उसका युग्मन करते हैं। तो मैंने आप लोग इसको वीडियो को अगर पीछे घुमाओगे ना 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, तो आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पे फटाफट इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, लेकिन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं भरते। नियम क्या है, ये हुंड का नियम नहीं चला था इसलिए मैंने इस तरह से भरा, लेकिन अब हुंड का नियम चल चुका है तो हम लोग इस तरह से भरेंगे कि पहले प्रत्येक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके पहले युग्मन होगा नहीं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए उसके बाद दूसरा अर्थात उसका युग्मन किया जाएगा। मानो कि एफ है, एफ कक्षक है, उसमें मुझे मानो कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने? 8। तो मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरते तब तक हम लोग उसका आगे युग्मन कर सकते नहीं हैं। बोलो समझ में आया? उसके बाद 9वां भरना हो तो यहाँ 10वां, यहाँ 11वां, यहाँ 12वां, यहाँ 13वां, यहाँ और 14वां यहाँ। हम लोग इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद प्रत्येक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण द्वारा। उसके बाद अगर समभ्रंश कक्षक है तो क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन हो अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, उसके बाद उसका युग्मन हम लोग करते हैं। बोला समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक चौथा नियम है
वो चौथा नियम जो है मैं बाद में आप लोगों को चलाऊँगा। उसके लिए अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, याद रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस में जो है मैं आप लोगों को जो है इस नियमों का उपयोग जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस नियम का उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसमें सारे नियम कायदे कानून का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि भाई इन नियमों का इस्तेमाल हम लोग परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो 2.6.5 परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों ने 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा होगा कि कोई भी जो परमाणु होता है उसका कोई नंबर होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक के अनुसार उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जाती है। 1s2, 2s2, 2p6 ऐसा सब आता था। तो वो हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। देखो, एस कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। पी में कितने भर सकते हैं? 6। डी में कितने भर सकते हैं? 10। एफ में कितने भर सकते हैं? 14। वो मुझे कैसे पता चला? वो मुझे यहाँ से पता चला। यहाँ पे कम से ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर सकते हैं। पी में 3 दूनी 6, 6 10, ठीक है ना। और एफ में 14, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हम लोग भर सकते नहीं। उससे ज़्यादा आने लगे तो समझो कि हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। देखो भाई, मेरी यहाँ पर गलती नहीं होगी क्योंकि मैं इसको जो है बरसों से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल हो गए मेरे को, 9 या 10 साल हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को हो सकता है गलती हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है। हम लोग प्रयत्न चालू करते रहने का, उसको सीखते रहने का, समझते रहना है, ठीक है ना। तो मैं पहले से चालू करता हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले इलेक्ट्रॉन के विन्यास को जो है ना वो समझने से पहले आप लोगों को परमाणु क्रमांक भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक तो वैसे तो जो है ना वो परमाणु क्रमांक हम लोग जो है तीसरे चैप्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को इस चैप्टर में ही उसको पूरा कर लेना है। इसलिए इस टॉपिक को चलाने से पहले जो है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो याद करने के लिए दूंगा, वो आपको याद कर लेना है। और ये इस तरह से है: हा, हे, ली, बे, बो, का, ना, औ, फ, नी। तो उसके लिए ऐसा है कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्रम ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है परमाणु और ये है क्रम, और इसको हम लोग याद रखेंगे परमाणु क्रमांक के अनुसार। इसको सीक्वेंस में ही आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही हम लोग परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही ढंग से इस चित्र के उपयोग के द्वारा इन नियमों को जो है पालन करते हुए भर सकते हैं, ठीक है। हा, हेली, बेबो, काना, ऑफनी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका पूरा नाम आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख लेना। उसके बाद आएगा नाम, मगन, आलसी, PS, क्लार्क का। सोडियम, ना मतलब Na, मगन मतलब Mg, आल मतलब एल्यूमिनियम, सी मतलब सिलिकॉन, P मतलब PS मतलब सल्फर, फॉस्फरस, सल्फर। क्लार्क का स्पेलिंग क्या होता है? CLARK। इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। क्लोरीन का क्ल, आर का AR, क का K और का। तो ये क्लार्क का स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो कैल्शियम देखो, तो ये होगा नाम, मगन, आलसी, PS, क्लार्क का।
तो इसका नाम होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है ना। हाँ, तो इसको याद रखना, क्रम इस तरह से होंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये मैं आप लोगों को कोई अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन हमको ये आना चाहिए। ये आएगा तो ही हम लोग परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप लोग साइंस में हो, 11 12 साइंस कर रहे हो, तो कम से कम 30 परमाणु क्रमांक के लिए तत्वों को फटाफट याद होने चाहिए, क्रमानुसार फटाफट याद होने चाहिए। चलो 20 के बाद 21, तो आगे कौन सा है नाम? हाँ, साइंटिफिक टीवी क्रोमा फेकोनी कोजी। साइंटिफिक का मतलब ऐसा होगा SC, टी मतलब TI, वी मतलब वी, क्रोमियम तो CR, मैंगनीज मैंगनीज। साइंटिफिक टीवी क्रोमा फे आयरन को निकल कॉपर जिंक। तो साइंटिफिक टीवी क्रोमा फे को नी कोजी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को ये सारे के सारे 30 क्रम से सारे तत्व याद रखने हैं। इसका पूरा नाम भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाजू में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। अगर 30 लकीर हो आपके पेज में तो पूरी की पूरी 30, बाकी नहीं हो तो बाजू के पेज पर, ठीक है ना। तो पूरा आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे पूछो कि भाई मैंगनीज कहाँ आएगा, तो मैं सीधा ही बताऊंगा, मैंगनीज मतलब माँ होता है। तो वो कहाँ आएगा पता है? साइंटिफिक टीवी क्रोमा। साइंटिफिक मतलब 21 से चालू होता है, 21, 22, 23, 24 और 25। मतलब मैंगनीज कौन से क्रम का है? 25वें। तो फिर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने होंगे मैंगनीज की कक्षकों में? तो मुझे 25 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु क्रमांक किसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो परमाणु के केंद्र में रहेगा प्रोटॉन की संख्या, और अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो ये जो क्रम है वो सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस कौन से क्रम में आता है? तो वो मुझे याद रखना पड़ेगा। कैसे? तो फॉस्फोरस कैसे आता है? हा, हेली, बेबो, काना, ऑफनी, उसमें नहीं आता है। तो वो आता है हा, उसमें आता है ना, मगन, आल, सी, पी, फॉस्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सोडियम 11वीं से चालू होता है, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। आप लोग दूसरी और मेथड से याद करो तो भी कोई मुझे तकलीफ है, लेकिन फॉस्फोरस का मतलब 15, वो हमको याद हो जाना चाहिए। पोटेशियम मतलब 19, क्रोमियम जो है क्रोमियम तो 24। तो वो हम लोगों को याद होना चाहिए। अगर वो देखना हो ना आपको, तो उसके लिए जो है वो मैं पेज नंबर आपको बताऊँ, टेक्स्ट बुक में अगर दिया हो तो पेज नंबर अगर किसी को दिखा हो तो देख लेना पेज नंबर, लेकिन टेक्स्ट बुक में मुझे नहीं मिल रहा है। बराबर, कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक में हमारे पास कहीं नहीं है कि परमाणु क्रमांक। हाँ, आप लोग चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में आवर्त कोष्ठक में आप लोग देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 79 पेज पर आप लोगों को आवर्त कोष्ठक है, उसमें सारे तत्व दिए गए हैं, ठीक है। तो 30 तक सबको याद करने हैं, सबको। जब आप लोगों को 30 याद हो जाए उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन को भरना सीखना। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो को पूरा करूँगा उसको सिखाते हुए, ठीक है। इसलिए इसका फिर बाद में जो है अलग से वीडियो मुझे जो है वो नहीं बनाना पड़े। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा पहले नंबर का तत्व हाइड्रोजन, 1 नंबर
हाइड्रोजन तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? एक। कौन सी कक्षक में भरा जाएगा? पहले पहले कौन सी कक्षक में भरा जाएगा? 1s। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1s। उसकी कक्षक को नीचे बनाएंगे। कितनी उपकोष होती है? एक ही। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? एक। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। अर्थात हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन रचना हुई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 1s1। दूसरा हाइड्रोजन हीलियम, हाँ है हीलियम, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। तो 1 2 1s2। तीसरा हा हे ली लिथियम 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3। 1 और 2। अब मुझे बताओ क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर भरूँगा? नहीं, क्योंकि कक्षकों में महत्तम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। कौन सा नियम है? वह पाउली का, दूसरे नंबर का। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी कक्षक जब संपूर्ण रूप से भर जाती है तो हम लोग उससे अधिक ऊर्जा वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो 1s से अधिक ऊर्जा वाली कक्षक कौन सी है? तो 1s से अधिक ऊर्जा वाली कक्षक है 1s के बाद 2s। तो हम लोग बाजू में लिखेंगे 2s। s कक्षक की उपकोष कितनी होती है? एक ही। 2 भर चुके हैं, कितने बचे? 1। तब 2 और 1 कितने हुए? 3। 4 हा है ली बे, बे मतलब बीई मतलब बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। अब आप लोग देखना, ये 1s2 बार बार आएगा, कोई बात नहीं, पहले 1s में भरते हैं। कितने भरेंगे? 2। कितने और बाकी? 2। कौन से में जाएगा? 2s में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब देखना 1s जो है ना 1s2 बार बार रिपीट होता जाएगा, 1s2 बार बार रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक ऐसा नियम है कि भाई जो निष्क्रिय गैसें होती हैं ना, जैसे कि हीलियम गैस को निष्क्रिय माना जाता है। तो हीलियम गैसों के लिए या तो निष्क्रिय गैसों के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बार बार नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर 1s2 के स्थान पर उसका इंग्लिश में नाम ही लिख देते हैं। अब हीलियम मतलब समझ जाओ कि कौन सा है? 1s2। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। चलो अब हम लोग चौथे के बाद 5वां चल रहा है। हा हे ली बे बो मतलब बोरॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके? 2। तो 1s के बाद कौन सा आता है? 2s। 2 और 2 कितने हो गए? 4। क्या अब मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? नहीं, कोई भी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, जो है 2 ही आते हैं। तो 2s के बाद हम लोगों को अधिक ऊर्जा वाली कक्षक में जाना पड़ेगा। तो 2s के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अधिक ऊर्जा वाली कक्षक 2s के बाद कौन सी है? 2p। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2p। लेकिन जब p है तो p के लिए उपकोष कितने होते हैं? 3। उपकोष कितने होते हैं? 3। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए, 4 पर कितने भरने हैं? 5। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो ये हो गया 1, अर्थात हो गया ये 1। तो आप लोग देखा होगा 9वीं कक्षा में हम लोग देखते थे 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2 2s2 2 4 2p1 5। 5 नंबर का कौन सा होता है? बोरोन। ठीक है, चलो अब हम लोग देख रहे हैं 6। हा हेली बेबो का कार्बन, हीलियम आ जाएगा, उसके बाद 2s, 2 हो चुके, 3 4। अब 4 के बाद कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 2 भरने। पी की कितनी उपकोष होती है? 3। पी की कितनी उपकोष होती है? 3। कहाँ लिखा है? ये रहा। पी की कितनी उपकोष होती है? 3। ठीक है,
अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 6 भरने हैं, तो 5, बोलो यहाँ छठी बनाओ कि यहाँ पर छठी बनाओ। तो हम लोगों ने तीसरा नियम देखा था, है ना, तीसरा नियम देखा था ना। तीसरा नियम क्या था, समभ्रंश कक्षक जिस डीजनरेट ऑर्बिटल्स जिसकी ऊर्जा समान हो उसमें क्या करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद उसका युग्मन करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ। तो अब 2 4 5वां 6ठा 7। हाँ हेली बेबो का ना, तो आप लोगों को फटाफट आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 3 भरने हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तीसरा नियम हमारा, जब तक वो ये सारे ना भर दिए जाए तब तक युग्मीकरण नहीं होगा। 8वां ऑक्सीजन। हीलियम ही क्यों लिखा, क्योंकि निष्क्रिय गैस है, ठीक है। 2s2 भी रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2s2 किस में होता है, बेरिलियम। बेरिलियम तो जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है, हीलियम निष्क्रिय गैस है, इसलिए लिखा गया। चलो, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हुए 4, और कितने भरने हैं 8, और कितने भरने हैं 8 में 4। पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भर सकते हैं। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, 4 तक। वो कैसे पता चलेगा, तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिखूँगा ना वैसे वैसे पता चलेगा। 4 भरने हैं, तो 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, तो युग्मन में उल्टा। बोलो समझ में आया। चलो 8 के बाद 9वां नंबर, कानाऑफनी फ्लोरीन। तो ये हो गया हीलियम 2, 2s2 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। पहले 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 10। 10वां है नियॉन। देखो हीलियम के बाद नियॉन जो है ना वो होता है आपका निष्क्रिय गैस, लेकिन नियॉन को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। मोबाइल की जो है ना लिमिट पूरी हो रही है मेमोरी की। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 यहाँ पे आ गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग जब 2p कंप्लीट हो चुके, सारे भर चुके, तो 2p के बाद कौन सी कक्षक आएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा इसके बाद। हो ये तो भर चुका। 11वीं के लिए, चलो 11वीं के लिए लिख देते हैं। नाम मगन आलसी सोडियम। अगर हीलियम लिखूंगा तो ये मुझे सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नियॉन को लिखते हैं। नियॉन को लिखते हैं। नियॉन का मतलब ये हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आ चुके हैं वो मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ। देखो 2 भरेंगे यहाँ, फिर 2s में 2 और 2 कितने हुए 4, फिर 2s से कहाँ आते हैं 2p 6, 4 6 10 हो गया। तो 2p भर चुकी है तो कौन सी आएगी 3s। तो 2p भर चुकी है इसलिए कौन सी आएगी 3s। लेकिन s के लिए तो उपकक्षक कितना होता है, उपकोष कितना होता है, एक ही। नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11। तो 10 और 1 कितना आएगा 11, तो यहाँ पर 1 आएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चलाऊँगा, तब तक आप लोगों को जो है ये समझ लेना है।